तो मैनपुरी में अब 4 दिनों का चुनाव प्रचार बाकी रह गया है। मैनपुरी में चुनावी मुद्दा मुलायम सिंह की विरासत और विकास से होते हुए खेलकूद तक पहुंच गया है। अखिलेश यादव ने मैनपुरी में एक सभा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फुटबॉल वाले बयान पर जवाब देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को न तो फुटबॉल खेलना आता है और न ही क्रिकेट, लेकिन वो शिवपाल यादव को फुटबॉल बता रहे हैं। कैसे कोई मान सकता है कि मुख्यमंत्री फुटबॉल खेल रहे हैं? अरे बताओ आप लोग, क्या मुख्यमंत्री फुटबॉल खेलेंगे? नहीं। और अगर फुटबॉल खेलते तो खेल लो समाजवादियों से फुटबॉल ही। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री को फुटबॉल या क्रिकेट नहीं, सिर्फ नफरत फैलाने का खेल आता है। जो मुख्यमंत्री क्रिकेट खेलने के समय पर बैट न कर पाते हो और जब बॉल फेंकी गई हो तो बॉल न दिखाई देती हो। सोमवार को सीएम योगी ने मैनपुरी में एक जनसभा के दौरान शिवपाल यादव को फुटबॉल बताते हुए कहा था कि वो गेंद की तरह हो गए हैं जो 2 खिलाड़ियों के बीच घूम रहे हैं। लेकिन अब इसी बयान के बाद सपा और भाजपा के बीच एक दूसरे पर हमले तेज हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव और निकाय चुनाव के बीच समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में ट्विटर वॉर भी शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने परिवारवाद का नाम लेकर सपा पर निशाना साधा और ट्वीट करके लिखा, भविष्य बर्बाद, कमल खिलाएं, परिवारवाद से मुक्ति पाएं, विकास का नवयुग लाएं। तो अखिलेश यादव ने भी वंशवाद के नाम पर भाजपा पर निशाना साधा और ट्वीट कर भारतीय जनता पार्टी या भाजपा से जुड़े कुल 36 नेताओं की तस्वीर ट्वीट की। वंशवाद पर छाती कूटने वाले अंधभक्तों, ये भी देख लो। इस तस्वीर में अखिलेश यादव ने गोरखपुर पूर्व सांसद महंत अवैधनाथ की फोटो के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो को लगाकर उनको भी वंशवाद से जोड़ दिया है। महंत अवैधनाथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आध्यात्मिक गुरु हैं। अखिलेश यादव ने इस फोटो को ट्वीट करते हुए लिखा कि पिक्चर अभी बाकी है, जिसके बाद भाजपा ने अखिलेश पर हमला बोलते हुए पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने अखिलेश के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि चुनाव ताबूत की आखिरी किल साबित होगा। हम केंद्र की योजनाएं, राज्य की योजनाएं, बाबा का, मुख्यमंत्री जी का लॉ एंड ऑर्डर और बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष, मिलिट्री साइंस का प्रोफेसर हूं। जो फौजें शांति काल में पसीना बहा लेती हैं, उन्हें युद्ध के काल में खून बहाने की जरूरत नहीं होती है। समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं मैनपुरी लोकसभा चुनाव भाजपा और सपा दोनों के बीच सियासी वार पलटवार तेज हो रहा है। इस बीच अब चुनाव में गोमती रिवर फ्रंट में घोटाले का मामला भी गर्मा गया है। गोमती रिवर फ्रंट की जांच कर रही सीबीआई ने इस मामले में शिवपाल यादव और 2 अफसरों की भूमिका की जांच शुरू कर दी है और सीबीआई ने शिवपाल यादव से पूछताछ के लिए मंजूरी मांगी है। लेकिन चाचा के खिलाफ सीबीआई की पूछताछ की तैयारियों पर अखिलेश यादव ने खुद मोर्चा संभाल लिया है और कहा है, जहाँ चुनाव होगा वहाँ नोटिस होंगी और ये अधिकारियों से चुनाव लड़ रहे हैं, ये जनता से वोट नहीं मांग रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में मौजूदा सरकार तत्कालीन सपा सरकार के सभी कैबिनेट मंत्रियों की जांच करवा सकती है, लेकिन सरकार को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की भी जांच करवानी चाहिए। बीजेपी वाले भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं, सीबीआई और ईडी की। ये बताओ, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की ईडी और सीबीआई क्यों नहीं हुई? लेकिन केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने अखिलेश यादव को जवाब देते हुए कहा कि सीबीआई किसी भी मामले में किसी से भी पूछताछ के लिए स्वतंत्र है। इन लोगों के खिलाफ कुछ याचिकाएं हैं, कुछ एफआईआर हैं, कुछ तहरीरें हैं और संवैधानिक संस्थाएं उनका वो कर रही हैं, जांच कर रही हैं। 2017 में सत्ता संभालते ही सीएम योगी ने गोमती रिवर फ्रंट की न्यायिक जांच कराई थी। न्यायिक जांच में भारी घपला सामने आने पर मामला सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई कई इंजीनियर्स को गिरफ्तार कर चुकी है। अपनी सुरक्षा जेट से घटकर वाई हो जाने के बाद अब शिवपाल यादव ने यूपी सरकार और भाजपा के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया। मैनपुरी में डिंपल यादव के प्रचार में जुटे शिवपाल यादव से जब उनकी सुरक्षा कराए जाने का सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से मैनपुरी में भाजपा की हार बड़ी होने वाली है। हमारी सुरक्षा हमारे कार्यकर्ता और जनता करेगी। एक तरफ शिवपाल यादव की सुरक्षा कम हो चुकी है, दूसरी तरफ रिवर फ्रंट घोटाला मामले में भी शिवपाल यादव से पूछताछ की तैयारी शुरू हो गई है, जिस पर शिवपाल यादव ने कहा कि भाजपा से उन्हें यही उम्मीद थी। होती है उसमें कम से कम 10 बड़े सीनियर बैठते हैं, उसमें चीफ सेक्रेटरी से लेकर सब, और सब चीज़ें कैबिनेट से पास होती हैं, लेकिन और इनसे अपेक्षा क्या की जा सकती है। इसी बीच ये चर्चाएं भी तेज हो गई हैं कि सरकार शिवपाल यादव को लखनऊ में दिया गया बंगला और दफ्तर भी उनसे वापस ले सकती है। शिवपाल यादव की सुरक्षा को घटाया गया, जेड श्रेणी से उसे वाई श्रेणी का किया गया और अब एक बार फिर जो गोमती रिवर फ्रंट घोटाला उसका जिन बाहर आ गया है। चर्चा है कि सीबीआई ने इस पूरे घोटाले में तत्कालीन सिंचाई मंत्री यानी शिवपाल यादव की क्या भूमिका थी, उनसे पूछताछ के लिए शासन से अनुमति मांगी है। रामपुर विधानसभा उपचुनाव में अब शराब भी चुनाव का मुद्दा बन गया है। आजम खान अपनी सभाओं में सपा छोड़ने वालों को शराबी बता रहे हैं, तो भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने आजम पर नया आरोप मढ़ दिया। आजम खान ने एक सभा में किसी का नाम लिए बिना कहा कि लोकसभा उपचुनाव के वक्त आसिम रजा का प्रचार करने के बजाय अब्दुल नैनीताल में शराब पी रहा था। वहाँ जाकर शराब पीने वाले लोग ठंडी वादियों में
ऐशो इश्रत का वक्त गुजारने वाले लोग रामपुर के मुस्तकबिल के मुहाफिज नहीं हो सकते। आजम खान ने भाजपा में शामिल होने वाले अपने करीबी फसाद अली शानू पर भी हमला बोलते हुए कहा कि अब्दुल ने कभी दरी नहीं बिछाई थी। जब आया था तब ईरानी तालीम करता रखा हुआ आया था, दरिया हमने बिछाई थी। 8 तारीख के बाद जाने वाले दरी नहीं बिछाएगा, इंशाअल्लाह तू वहाँ पोछा लगाएगा। लेकिन भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने आज के भाषण में ड्रामा बताते हुए आजम पर खुद एक शराब खाने को अपने परिवार के नाम कराने का आरोप लगाया है। और शराबी भी कहेंगे जिस शख्स ने रामपुर का शराब खाना खुलवा के खुद अपनी पत्नी और अपने बेटे के नाम कराया है। आजम खान रामपुर विधानसभा उपचुनाव के प्रचार में लगातार भावुक भाषण दे रहे हैं और भाजपा के साथ ही सभा छोड़ने वालों पर बरस रहे हैं। रामपुर विधानसभा से सभा प्रत्याशी आजम राजा के लिए आजम खान ने पूरा जोर लगा रखा है और अपनी सभाओं में आजम कभी भावुक हो रहे हैं तो कभी गुस्से से आग बबूला। आजम खान ने एक नुक्कड़ सभा के दौरान कहा कि रामपुर वालों ने उन पर झूठे मुकदमे दर्ज करवाए, लेकिन वो एक एक को जवाब देंगे। तुमने मेरे पर झूठे मुकदमे किए और इंशाअल्लाह बड़ी बहादुरी से तो मुकाबला कर रहा हूँ। आजम खान ने जनसभा के दौरान फिर जौहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई का मुद्दा उठाते हुए कहा कि उन्होंने जो किया वो रामपुर के लोगों के लिए ही किया। फर्नीचर का डाकू थी, किताबों का डाकू थी। हिंदुस्तान में ऐसे लाखों लोग पैदा कर दे, मशीन डकैती करें, लेकिन यूनिवर्सिटी बना। आजम खान ने भाषण के दौरान एक शख्स को हंसते हुए देख लिया, जिसके बाद उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन पे तो दुनिया हंस रही है, थूक रही है उन पर दुनिया। हंसो और हंसो, हमसे ज्यादा बेशरम और कौन हो सकता है। रामपुर में आजम खान की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, इसीलिए अपने करीबी आसिम राजा के लिए दिन रात जनसंपर्क और नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में खतौली विधानसभा सीट पर सपा गठबंधन और भाजपा के बीच टक्कर और तीखी हो रही है और भाजपा ने खतौलीकरण में जीत के लिए पूरा जोर लगा दिया तो दूसरी तरफ जयंत चौधरी अकेले ही मोर्चे पर डटे हुए। इसलिए जयंत चौधरी रालोद प्रत्याशी मदन भैया के लिए धुआंधार प्रचार कर 12 सभाएं की और जनता से अपील कर रहे हैं कि लोग अब भाजपा के लोगों से रिपोर्ट कार्ड मांगे। घेर के रखो, मेरे गेंद बहुत दूसरों खिलाड़ियों पर चली जाएगी, गोल तो मार ही देंगे। इनके पास फौज है, मेरी ये मौज है, तो अपने लोग सारे लगे हुए हैं। जयंत आश्वस्त है कि खतौली की जनता मुजफ्फरनगर दंगे में सजायाफ्ता भाजपा के पूर्व विधायक विक्रम सैनी और भाजपा को समर्थन नहीं देगी। कि दर्द होता है, पीड़ा होती है। इनको अच्छा लगता था वो बात कहने में, इनको अच्छा लगता है आज भी मुस्कुराते हुए उन बातों को याद दिलाते हैं, लेकिन वो हमारे घाव हैं। अब उन घाव को कुरेद के हमें कुछ नहीं मिलता, तो हमें वो पीड़ा और दर्द याद मत दिलाइए। जयंत चौधरी का जवाब देते हुए सरना के पूर्व विधायक संगीत सोम ने विक्रम सैनी का बचाव किया है और रालोद के प्रत्याशी पर हमले किए। खतौली में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अभी सियासी विसात बिछानी शुरू कर दी है और खतौली विधानसभा सीट पर रालोद के लिए 2 दशक से पड़े सूखे को खत्म कर अपने सियासी किले को मजबूत करने के लिए उतरे हैं। मुजफ्फरनगर में अधिकतर गन्ना किसान हैं और प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक गन्ना मूल्य घोषित न किए जाने को लेकर भी किसानों में रोष व्याप्त है। जयंत चौधरी ने इस चुनाव इसी चुनावी मुद्दा बनाया है। यूपी की कानून व्यवस्था की यूपी सरकार ने राज्य में बने 3 नए कमिश्नरेट गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज में पुलिस आयुक्तों की नियुक्ति कर दी है और इसके साथ ही नोएडा पुलिस आयुक्त समेत कई आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। सोमवार देर रात हुई इस तैनाती में पुलिस महकमे में 16 आईपीएस अफसर इधर सुधर किए गए। यूपी में कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद आईपीएस लक्ष्मी सिंह पहली महिला पुलिस कमिश्नर होंगी। आदेश के मुताबिक 2000 बैच के आईपीएस अधिकारी और लखनऊ रेंज के महानिरीक्षक लक्ष्मी सिंह को नोएडा के पुलिस आयुक्त का जिम्मा सौंपा गया। वहीं गृह विभाग के सचिव तरुण गाबा अब लखनऊ में लक्ष्मी सिंह की जगह लेंगे। ये काफ़ी जिम्मेदारियों वाला पद है और जिम्मेदारियों पर जो शासन की अपेक्षाएं हैं, यूपी सरकार की जो नीतियां रही हैं, उस पर खरा उतरना हमारी पहली परीक्षा, अग्नि परीक्षा होगी। तो गौतम बुद्ध नगर के पहले पुलिस आयुक्त आलोक सिंह को अतिरिक्त डीजी के रूप में लखनऊ मुख्यालय स्थानांतरित किया गया है। अशोक मुथा जैन को वाराणसी का पुलिस कमिश्नर बनाया गया तो डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह का पुलिस महानिरीक्षक कारागार प्रशासन से तबादला कर आगरा का पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। बरेली के आईजी रेंज रमित शर्मा को प्रयागराज पुलिस आयुक्त बनाकर भेजा गया। आईजी रैंक के अफसर अजय मिश्रा को गाजियाबाद का पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। इस पे अभी फिलहाल में नाम लिखा हुआ थाना लिंक रोड जनपद गाजियाबाद। अब ये बोर्ड चेंज होगा और इस पर लिखा जाएगा थाना लिंक रोड कमिश्नरेट गाजियाबाद, यानी कि अब जितने भी थाने हैं, जो पुलिस की जो कार्य प्रणाली है, वो सभी चेंज हो जाएगी। वाराणसी में घर में शादी की खुशियां बस 5 सेकंड में मातम में तब्दील हो गई। डांस करते करते एक शख्स की अचानक मौत हो गई। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोग शादी की मस्ती में खूब डांस कर रहे हैं।
महिलाओं के साथ ब्लैक जैकेट में एक शख्स भी नाच रहा है। डांस के दौरान अचानक ये शख्स लड़खड़ा जाता है और पीछे की ओर गिर पड़ता है। गाने बजाने का शोर थम जाता है। परिजन बचाने की कोशिश करते हैं। अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन अनहोनी हो जाती है। दिल का दौरा पड़ने से ये शख्स दम तोड़ देता है। ये मकान है और इस घर के लोग एक शादी समारोह में गए हुए थे, लेकिन दुखद घटना हुई। वाराणसी कबीर चौरा के पिपलानी कटरा इलाके के इस घर में मातम पसर गया है। 3 भाइयों में सबसे छोटे मनोज विश्वकर्मा की मौत ने सबको हिला कर रख दिया है। परिजनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि 40 साल के मनोज को कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। तो चक्कर आया कि क्या हुआ और बस ऐसे पकड़ा और बाहर पीछे गिर गया, और गिर गया तो उठाकर पॉपुलर में लेके गए हम लोग। पॉपुलर वाले ने करे जो है नेगलेक्ट कर दिया कि अब कुछ है नहीं। आमतौर पर आपने शादी में दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ते देखा होगा, लेकिन मुजफ्फरनगर में एक दुल्हन घोड़ी चढ़ने की खूबसूरत तस्वीरें सामने आई। बग्घी पर लाल जोड़े बैठी लड़की दुल्हन है धूमधाम से गाजे बाजे के साथ ससुराल की दहलीज पर कदम रखने जा रही है। शादी से दुल्हन बेहद खुश है और वो गानों की धुन पर थिरक भी रही है। परिवार और आसपास के लोग झूम रहे हैं। दुल्हन बनी सिमरन का मानना है कि आज के दौर में लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं। देखो, कभी ऐसा लड़की की तरह नहीं रखा गया, हमेशा लड़के की तरह ही रखा गया है। और ये तो घर वालों की खुशी थी और मेरे दीदी और जीजू का था जिन्होंने ये सब करवाया, और सब लोग काफ़ी खुश थे। अच्छी परवरिश की बदौलत सिमरन इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर दुबई में नौकरी करती है। सिमरन माता पिता की इकलौती संतान है। सिमरन का कोई भाई नहीं है, तो बेटे की शादी के जितने अरमान माता पिता ने संजोए थे वो सब उन्होंने इस शादी में पूरा किया। संदेश देना चाहता हूँ पूरे समाज को कि जब लड़कियां हम लोग लड़कों के बराबर आ गई हैं तो इनमें कभी फ़र्क ना समझा जाए। इसलिए मैंने अपनी बेटी की खुशी के लिए मैंने घुड़चढ़ी की है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।